अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस का बड़ा फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनको 5 साल के लिए नाअहल भी कर दिया गया है। अब तफसीली फैसला जो सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने कौमी ख़जाने से लिए तहाइफ का गलत फ़ायदा उठाया। तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी पर कोई शक नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया इस फैसले में कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद तस्लीम किया कि मुतालिका चीज़ें और असासे फॉर्म बी में ज़ाहिर नहीं किए। फिर चेयरमैन पीटीआई ने यह माना कि 2018-19 में जो तोहफे बेच दिए गए थे उनको जाहिर करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा था। लिहाजा साबित ये होता है कि चेयरमैन पीटीआई ने 2018-19 इलेक्शन कमीशन में जो एक बयान हलफी जमा कराया था वो झूठा था। अब नाअहली के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पार्टी सदारत भी ख़तरे में पड़ती नज़र आ रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक हो चुका है। उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि कानून के मुताबिक नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता, लिहाजा इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। अब इस फैसले पर हुकूमत ये कह रही है कि गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं है और चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है। ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल भुट्टो इस फैसले को मौकाफ़ात अमल भी करार दे रहे हैं, जबकि पीटीआई ने एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के फैसले को मुतासिबाना करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम और इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। तो अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ख्याल में ये फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ मालूम होता है या फिर मेरिट के तकाज़ों पर पूरा उतरता हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद साहब, हमें ख़ुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं माहिर क़ानून जहांगीर जदून साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आज एक और साबिक़ वज़ीर आज़म जेल की सलाखों के पीछे पहुँच चुका है। क्या लगता है आपको, ये मकाफ़ात अमल है, कानून की हुक्मरानी है या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहेंगे इसे? ये सब चीज़ है। अच्छा। और स्टूपिडिटी भी है। किसकी? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या किया है गलत, ये किया है ना कि उसने अपना तोहफा का जो हासिल किया उसको इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, मगर एफबीआर को तो कर दिया। नहीं, लेकिन एफबीआर पब्लिक डोमेन में नहीं आता ना। एफबीआर में जो असासे ज़ाहिर होते हैं वो तो जो असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करने होते हैं वो पब्लिक डोमेन में आते हैं और इस वजह से उन पर बददियानती का इल्ज़ाम है। हाँ, तो पब्लिक के डोमेन में नहीं किया, गलत किया। बिल्कुल सही, टेक्निकली वो लॉ को इन्फ्रिंज किया टेक्निकली, मगर नुकसान जो होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स न मिले, जो तोशाखाने में टैक्स तोशाखाना नहीं, जो ट्रेजरी में टैक्स ना जाए, वो तो नहीं किया। हम आपका और मेरा कोई नुकसान उससे नहीं हुआ। हाँ, ज़रूर हमें ये नहीं पता चला कि उसने घड़ी कितने की बेची। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो दूसरे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को और तोशाखाना को दोनों को डिक्लेयर किया था? और ये जो 400 लोग पकड़े गए थे पैना में जिनका नाम निकला, इनका क्या हुआ? और जो लोग तोशाखाना से गाड़ी वाड़ियाँ ले गए जो नहीं ले जाना था, उनका क्या हुआ? अच्छा, उस पे तो वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि एटलीस्ट रिटेन तो किया ना उन्होंने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तो बेच दिए और अभी तक किसको बेचे वो भी सामने नहीं आया। रिटेन, वाह, चलो बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे दे दे 4-6 गाड़ी, मैं रिटेन कर लूँगा ज़रूर, डोंट वरी, मैं कसम खाता हूँ नहीं बेचूँगा। वाह, ये रिटेन करना और इस्तेमाल करना आपकी बचत नहीं होती है? क्या हम लोग क्या जुवेनाइल हैं हम? देखिए, कहने की बात यह है कि स्पिरिट ऑफ द लॉ को उन्होंने वायलेट नहीं किया। लेटर ऑफ द लॉ को ज़रूर इमरान खान ने वायलेट किया, मगर उसका माना ये है कि इसलिए कि लेटर ऑफ द लॉ वायलेट हुआ है, बट नॉट द स्पिरिट। आप एक मुल्क को कन्वल्सिव चेंजेस में डाल दें। मैं जानना चाहता हूँ, अगर ट्रैफिक लाइट लाल बत्ती अगर अटकी हो तो आप उधर खाना खाने की इंतज़ाम करेंगे जब तक वो आके ठीक किया, या आप कहेंगे इजाज़त लेंगे या नहीं लेंगे? आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ थ्रू द रेड लाइट, कानून के खिलाफ वर्जी है।
मगर वो ख़राब हो गया, मैं नहीं ठहर सकता। देखिए, फॉर गॉड सेक यूज सम सेंस। और जो दूसरे लोग हैं जो आप कहते हैं इस्तेमाल करने के लिए ले गए अपने नाम पे, तो वो इस्तेमाल करने के बाद क्या करते, वो वापस दे देते तोशाखाना को, गवर्नमेंट को कहते इतने पैसे मेरे बचे, टैक्स काट ले मेरे से। या फॉर गॉड सेक, देखिए सीधी सादी बात करें, बात असल ये है कि इसने गलती ज़रूर की कानून की, मगर ऐसे ही डिड नॉट वायलेट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अच्छा। और ऐसा सज़ा एक आदमी को देना ऐसे मौके पाकिस्तान के तारीख में, आप बताना चाहते हैं कि आप इंसाफ करते हैं? भुट्टो का आप बताना चाहते हैं कि इंसाफ होता है? खुद लोग जो भुट्टो को भेजा है, चढ़ाया है सूदी पे, वो कहते हैं नहीं इंसाफ हुआ उसके। क्या आप अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं लोगों को महंगाई से, ये इस लीडर को और एक जज पे, इसलिए आपको कहते हैं? अब देखेंगे कि पार्टी को भी बैन करते हैं कि नहीं। चलें जी, कानूनी राय ज़रा जान लेते हैं। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ द लॉ वायलेट नहीं हुई है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज का जो वर्डिक्ट आया है, कानूनी तकाज़ों के हिसाब से वो पूरा उतरता है? जो ड्यू प्रोसेस था लीगल, वो पूरा फॉलो ठीक से किया गया है? क्योंकि PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है, आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस केस के दो पहलू हैं। एक तो आप देखें अगर मेरिट पे केस बनता है या नहीं बनता, तो दूसरा इसकी जो टेक्निकल और जो लीगल इम्प्रोप्राइटी है या प्रोसीजर इलीगैलिटी है, उस पर आप बात ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ तक मेरिट की बात है, देखें जो हमारा इलेक्शन एक्ट है 2017, उसके अंदर जो सेक्शन 164 है वो करप्ट प्रैक्टिस को डिफ़ाइन करता है कि ये वाली चीज़ें होंगी तो ये ऑफेंस बन जाएगा करप्ट प्रैक्टिस का। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर सारे MNA के एसेट देखें, पता नहीं कितने कितने छुपाए होंगे, लेकिन हम उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहते। वो तो केस किसी भी बनाए बन सकता है, लेकिन अब चूंकि ये केस इन फोकस है तो इस पर मैं बात करूँगा। तो जब करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन दी गई है तो उसके मुताबिक इनका केस जो है पहले इलेक्शन कमीशन में बतौर रेफरेंस आया। इलेक्शन कमीशन में भी इनके वकीलों को वहाँ पे मौका दिया गया, वहाँ पे बहस हुई, वहाँ पे केस दोनों तरफ से सुना गया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट फाइल किया बिफोर द भेजा सेशन कोर्ट को कि आप ये करप्ट प्रैक्टिस हुई है, आप इसको मजीद देखें, मजीद एविडेंस रिकॉर्ड करें और इसके मुताबिक इसका जो है फैसला करें। अब उसका जो मेरिट पे था, इनके वकीलों ने पहले तो देखे ना, ये केस आया है नवंबर 2022 में, तो ये समरी ट्रायल होता है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने बाद चीज़ें डिटरमिन कर ली थी। इन्होंने सिर्फ उन्होंने सारा कुछ देखा जी ये कंसीलमेंट ऑफ द इनकम हुई है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। ये उनका काम है। इलेक्शन कमीशन का जो एक उन्होंने डेडलाइन दी होती है हर MNA को कि आप अपना ये वाला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दाखिल करेंगे, इसमें आप ये वाली हम 31 दिसंबर को, फिर उसके बाद 15 दिन दिए जाते हैं, फिर उसके बाद आपका नाम लिस्ट में डालेंगे, फिर उसके बाद आपको वो टेम्परेरी उसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है। ये आपको एक मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कानून का। अब फिर 174 जो है वो करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा मुतय्यन करता है कि अगर उस पे करप्ट प्रैक्टिस का ऑफेंस साबित हो गया है तो फिर आप ये सज़ा दे दें। अब रही बात है कोर्ट ने किस तरह कॉन्डक्ट किया है, तो ये अगर दोनों तरफ से देखें, नवंबर में केस आया है तो PTI वाले इस केस में पहले कोऑपरेट नहीं कर डिले करवा रहे थे। मेरी नाकस राय में अगर ये उस वक्त कोऑपरेट कर लेते तो हो सकता है ये केस अभी ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है आपको जहांगीर साहब, क्यों वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे? क्या मेरिट्स पर वो लड़ नहीं सकते थे इसलिए वो नहीं कर रहे थे, टेक्निकलिटीज पर खेल रहे थे? उनको ये पता था, जिस तरह लाली साहब ने कहा है ना, स्पिरिट ऑफ द लॉ, उनको पता था कि ये कंसीलमेंट हो गई है, ये हमने चीज इसमें डिक्लेयर नहीं की। ठीक है। तो उसके बाद देखे ना, उन्होंने जो इस कोर्ट के अंदर भी ऑब्जेक्शन उठाए हैं, 3 ऑब्जेक्शन उठाए हैं, वो मेरिट के है ही नहीं है। उन्होंने कहा जी नंबर 1 ये टाइम बार्ड था, आपने लिमिटेशन में नहीं डाला। नंबर 2 उन्होंने कहा जी ये प्रॉपर जो मजिस्ट्रेट के पास पहले कंप्लेंट आती है उसके बाद वो मजिस्ट्रेट समरी करसरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके सेशन जज के पास भेजता। और नंबर 3 उन्होंने कहा जी कंप्लेंट हैज नॉट बीन फाइल्ड अथोराइज्ड बाय द कमीशन। तो ये तीनों उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये स्टेटमेंट सही दी है, हमने ये स्टेटमेंट कंसील नहीं की है। उन्होंने टेक्निकली 3 ऑब्जेक्शन उठाए हैं इस पे केस पे। मेरिट पे उन्होंने कोई बात नहीं की, ना इनका ऑब्जेक्शन है कि हमने स्टेटमेंट दी है। कोर्ट के अंदर ये बहस हुई है। अब जब उनका मेरिट पे केस नहीं बनता तो उन्होंने टेक्निकलिटीज़ पे क्वेश्चन उठाए। फिर अब पिछले महीने से कोर्ट ने जब
एक जज साहब ट्रांसफ़र हुए, दूसरे हैं, तो इन्होंने कहा जी मैं डे टू डे हियरिंग करेंगे केस की, क्योंकि लेट हो रहा है केस। जी। अब जब डे टू डे हियरिंग पे बात हुई है, फिर पीटीआई वालों ने समझा अब तो हमारी जान छुड़ानी मुश्किल है, क्योंकि देखिए इसका जो पहले चार्ज फ्रेम होना भी बहुत बड़ा मुश्किल था। चार्ज फ्रेम भी तब हुआ है जब अरेस्ट किया गया था 8 मई को, तो फिर इसका चार्ज फ्रेम हुआ है। चार्ज फ्रेम होने के बाद दोनों तरफ से एविडेंस आती है। अब ये इस लास्ट में मैं ये कहूँगा कि जज साहब ने थोड़ी जल्दी दिखाई है, जिस वजह से इस पे बहुत टारगेट हो रहा है जी इन्होंने। स्पेशली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें गवाहान की बात हो रही थी कि आप उनको सुन लें, नजरसानी कर लें, अब आपको लगता है कि उसको कंसीडर नहीं किया? लेट मी टेल यू, हाँ लेट मी टेल यू। अब देखिए एक इनकी एप्लीकेशन जो थी वो पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो इन्होंने कहा जी हम ये विटनेस पेश करना चाहते हैं, तो जज साहब ने कहा जी आप 12:30 बजे तक ले आएँ। उन्होंने कहा जी हमारे विटनेस कराची में है, हम जो है वो कल आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप कल शल नहीं हो सकता, आज ही करें आप, नहीं तो आप मैं इनका जो राइट है डिफेंस का वो स्ट्रक डाउन कर दिया जी कि आप विटनेस नहीं पेश कर सकते। तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को चैलेंज किया, तो उस पर अगले हफ्ते का नोटिस था। तो इस वजह से ही लगता है कि अगर कोर्ट जो है वो अगले हफ्ते डिसीजन दे देती या जल्दबाजी में न करती, तो इसमें एक तरह का ये अगर बिल्कुल फेयरली आप कमेंट्स करें इस केस पे, तो एक ये है कि एक तो जज साहब ने आज उसका लास्ट वर्किंग डे था, वो छुट्टी नहीं जानी थी, तो उन्होंने कहा जी छुट्टी से पहले मैं हर सूरत में जजमेंट जो है वो दे के जाऊंगा। ठीक है, जहांगीर साहब आखिरी बात ये जरा बस बता दीजिए कि अब इस वक्त अब क्या ऑप्शन है, क्या अपील में जा सकते हैं, और अपील में क्या नाअहली खत्म तो नहीं हो सकती, मतलब सजा के अंदर कुछ हो सकता है, कोई कंसेशन मिल सकता है, और क्या टेक्निकलिटीज पर ही खेलेंगे अभी भी वो अपील में जाते हैं? आप देखिए एक मैं आपके नाजरीन के लिए बता लूं कि इस जजमेंट के अंदर नाइली नहीं होती। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो सेशन जज सजा देता है उसमें नाइली नहीं होती। नाइली होती है इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कन्वेक्शन जब सस्टेन होती है तो उसके बाद, क्योंकि इनको अब कन्वेक्शन हो गई है, जब तक इनकी जी नाइली जो है इलेक्शन कमीशन देगा, जजमेंट है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, तो वो फिर डिस्क्वालीफाई कर देगा कि बीइंग द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली या सेनेट का कोई भी होगा, ये इलेक्शन MNA भी नहीं रह सकते, आइंदा इलेक्शन भी नहीं रह सकते जब तक ये कन्वेक्शन जो है सस्टेन रहती है वो 5 साल तक। ठीक है। अब इसमें ये है कि हेलो जी जहांगीर साहब, मैं ज़रा राव खालिद साहब की तरफ जाना चाहती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। राव खालिद साहब, आपको किस तरह से लगता है? एक आखिरी बात करूँ तो फिर जी एक आखिरी बात जी जहांगीर साहब कर लीजिए प्लीज। अब इसमें यह है कि जो सेक्शन 190 है इलेक्शन एक्ट का, उसमें 30 डेज जो है इनके पास है। 30 डेज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और इनकी अपील जो है वो डिविजनल बेंच ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगा, सिंगल जज नहीं सुनेगा, बल्कि इनकी अपील जो है वो सेशन जज के अगेंस्ट डिविजनल बेंच सुनेगा। तो फिर अगर अपील में आपके जाकर, मुझे तो नहीं लगता सजा फौरन सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन इनका अपील के अगर अच्छे ग्राउंड बन जाएंगे, क्योंकि ये डिफेंस वाला जो एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है, तो हो सकता है इनकी अपील जो है वो फिर ये रिक्वेस्ट करें कि अगर आप सजा सस्पेंड नहीं करते तो हमारी अपील जो है वो जल्दी सुन लें। तो हो सकता है इनकी अपील जो है इनको फिर आगे देखें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, अब ये तो डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है जो आज फैसला आया है उसमें जल्दबाजी का आपको आंसर नजर आया है, या फिर आपको लगता है कि मेरिट पर ठीक फैसला आया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था, 11 माह से चल रहा था? देखिए, मेरिट डिमेरिट की बात तो नहीं है, हमारे पॉलिटिकल केस था और उसको पॉलिटिकली हैंडल किया गया दोनों तरफ से। भुट्टो साहब के केस में भी तकरीबन यही कुछ हुआ था, और नवाज शरीफ के केस में चीज़ें थी। जब आपको पता हो कि आपको कन्विक्शन, जब भुट्टो साहब के केस में भी यही हुआ था, पॉलिटिकल नहीं, और नवाज शरीफ का केस भी आपको लगता है मिलता जुलता था, ये वही हम दोबारा रिपीट होते देख रहे हैं सारी चीज़ें, या कुछ डिफरेंट है? ये रामीन कायदे आज़म से लेके लियाकत अली खान से लेके आज तक जितनी पॉलिटिकल साइड पे है, जमहूरी साइड पे जो कुछ भी हुआ है वो इसी तरह से हुआ है। जब मुझे पता है कि मुझे सजा देनी है, मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाना है, उसके लिए कोई भी बहाना हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि गलत हुआ होगा। मियाँ साहब के केस में जो PTI थी वो कहते थे बिल्कुल ठीक हुआ है, और पीपल्स पार्टी भी कहती थी बिल्कुल ठीक हुआ है, कि बिल्कुल इनको सही सज़ा हुई है। यूसुफ गिलानी के केस में PMLN ने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली अगर देखें इन चीज़ों को, तो हमारे कई प्राइम मिनिस्टर इसी तरह से निकाले गए। एक प्रेसिडेंट सेट हुई है, आनत जुर्म में भुट्टो साहब को फारिग कर दिया गया, तौहीन अदालत में यूसुफ गिलानी को फारिग कर दिया गया, एसेट डिक्लेयर ना करने में नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया, और यहाँ पे मिस स्टेटमेंट पे इमरान खान को फारिग कर दिया गया। तो ये तो वो जो मकाफात अमल की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो,
उनको पता नहीं है मकाफ़ात अमल क्या होता है। मकाफ़ात अमल जो है वो फितरत की तरफ से या कुदरत की तरफ से एक प्रोसेस होता है। जब सारी दुनियावी चीज़ें जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ ख़त्म हो जाए, कोशिशें मांद पड़ जाए, तो उसके बाद फिर कुदरत अपने हरकत में आती है, वो फिर मकाफ़ात अमल शुरू होता है। कुदरत हरकत में आई है या कोई और हरकत में आया? जब लोग सड़कों पे निकले, दूसरी दफ़ा ज़ियाउल हक के खिलाफ हुआ और तीसरी दफ़ा मुशर्रफ के खिलाफ हुआ, जब लोग हर तंग आकर सड़कों पे आ गए। तो ये मुकाफ़ात अमल होता है। ये नहीं होता है कोर्ट प्रोसेस के ज़रिए मैनिपुलेटेड है या नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसके बारे में, लेकिन कानून की जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें कहा जाता है कि सबसे लाडला बच्चा होता है जो मुल्ज़म होता है कोर्ट का, और जस्टिस अरीड, जस्टिस बरीड, बहुत सी मिसालें हैं इस किस्म की जो कहा जाता है। तो ये सारी ये हमारी एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये कि एक नया हथियार आ गया है तोशा खाना में, जैसे जदून साहब ने कहा और हिलाली साहब ने भी पहले मेंशन किया कि बेशुमार लोग हैं जिनके एसेट्स है, सारा कुछ है। इस केस में भी इलेक्शन कमीशन ने जो बुनियादी तौर पे कोर्ट को भेजा रेफरेंस, उसमें पैसे डिक्लेयर्ड हैं। वो कहते हैं जी आपने ये क्यों नहीं लिखा, ये घड़ी और उसके पैसे हैं, डिक्लेयर हुए हैं बेफाम में। वो कोर्ट में मेरा ख्याल मिसअंडरस्टैंड किया कोर्ट ने, या उसने जानबूझ के उसको इग्नोर किया। उन्होंने रकम लिखी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें मिसलेनियस में लिखा हुआ है, आपने बाकी बी फॉर्म में नहीं डिक्लेयर, पी फॉर्म में घड़ी डिक्लेयर नहीं है कि घड़ी और उसका नाम नहीं लिखा, पैसे डिक्लेयर हैं, पैसे लिखे हुए हैं। ये जो रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन में उसमें ये पैरा है पूरा कि ये पैसे लिखे हुए हैं। इसके ऊपर वो जिस चीज़ के ये पैसे हैं वो उस चीज़ की जैसे बकरियां मेंशन की हैं, तो घड़ी को भी उसी तरह मेंशन होना चाहिए कि घड़ी के पैसे हैं और ये यहाँ पड़े हैं। चले देखते हैं कि आगे किस तरीके से इसको परसू करती है, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात हो रही थी क्या बन चुकी है, और अब क्या इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिससे ये तो कंफर्म हो गया है कि मौजूदा हुकूमत मज़ीद इस सेटअप को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती। मगर निगरान सेटअप कितना प्रोलॉन्ग होगा, इस पर सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि आज मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या नई मरदमशुमारी के हिसाब से नई हल्का बंदियों के लिए जो वक्त दरकार है उसकी वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, और ये भी कि बार बार मरदमशुमारी पर हुकूमत की यू टर्न लेने की क्या वजह है। क्या अब नून लीग भी ये चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। हिलाली साहब, क्या समझते हैं आप, क्या चल रहा है ये मरदमशुमारी के मामले पर, और अब क्या डिले आप होता देख रहे हैं इलेक्शन को इस वजह से? मैं डिले पता नहीं होगा या नहीं, मगर एक ज़रूर चीज़ है कि वो ऑप्शन रहना चाहिए डिले का। अच्छा, क्यों? अगर ऑप्शन है डिले का तो फिर अगर वो करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर वो रिज़ल्ट इलेक्शन का वो नहीं आ रहा है जो वो चाहते हैं तो फिर उसको डिले कर दें। अच्छा, और जब डिले होगा तो लोग कहते हैं जैसे हर पाकिस्तान के इलेक्शन में होता है, थोड़ी सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो जाएगी, थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए उनको ज़रूरी है थोड़ी के मतलब देखिए 80% तो इस वक्त लगता है कि उन लोग जो ये नहीं चाहते हैं उनके हाथ में 80% वोट है। 80% कुछ ज़्यादा लगता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसके लिए तो एक पॉलिटिकल अपहीवल चाहिए और वो कोई अंधा भी पता चल जाएगा। लिहाजा अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है तो अगर 60, 55, 35, 50, 35, 40 ऐसा कुछ कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ पूरा दुनिया इस इलेक्शंस को देख रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि 200 पॉलिटिकल केसेस इसके ख़िलाफ़ लेवी हो गए हैं, 200 केसेस इनके ख़िलाफ़ आ गए हैं। अब वो देख रहे हैं कि क्या होगा और वो चाहते हैं कि उनके साथ खड़े रहें, और ये पाकिस्तान के साथ हमारे काफ़ी मुल्क खड़े रहे हैं, मगर वो फिर भी चाहते हैं कि भाई कुछ तो एलिमेंट ऑफ फेयरनेस तो होना चाहिए ना। इट शुड नॉट बी कंप्लीट अटर फ्रॉड और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये सिर्फ पाकिस्तान का अवाम की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लोग जो पाकिस्तान को पैसे देते हैं, जो डेमोक्रेसी के बारे में जिक्र करते हैं, दे डोंट मे नॉट मीन इट, मगर उन लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारी भी थोड़ी सी इज्जत बचे रहे।
तो अगर ऐसा लगता है कि बेइज्जती से लोग ये जीतेंगे जो अपोजिशन है, पीटीआई जो है, तो फिर मेरे ख्याल में डिले हो जाएगा। अगर वो समझता है कि रफली थोड़ा क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेच करके हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये वैसे ही हार गए, तो फिर शायद ये हो सकता है, मगर वो नहीं होगा। अच्छा, इसलिए बार बार लोग कहते हैं और सही कहते हैं, ये आदमी एक जिद बन गया है, मुल्क का जिद बन गया है। तो अब मुल्क का अगर जिद बन गया है तो फिर क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर ज़ुल्म साहब, आपको क्या लगता है, क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है कि हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन को डिले कर दिया जाए और जो इंटरिम सेटअप है वो प्रोलॉन्ग हो जाए और किसी किस्म की कानूनी अमेंडमेंट की तरमीम की भी ज़रूरत ना पड़े? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून के अंदर तो डेफिनेटली जो आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा हुआ है कि अगर असम्बली खुद बहुत डिज़ाल्व होगी कंप्लीटिंग द टर्म्स ऑफ द असम्बली, तो फिर 60 डेज़ के अंदर इलेक्शन होगा। तो अगर आपने डिज़ाल्व कर ली है बाय एनी रीज़न, तो फिर वो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होगा। आगे ले जाने का कोई कानूनी जवाज़ बिल्कुल नहीं बनता। अब आगे भी जो 2 असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए, उनमें उनको बजट का कहा था कि पैसे नहीं हैं, वो भी चले, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आ गई, उन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन पे डाला है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं की है अपनी। तो इलेक्शन को आगे ले जाना किसी बहाने से गलत नहीं है कि कंसेंसस, अभी सेंसस पे अगर डिलिमिटेशन हो भी जाए तो तब तक फिर अगर वो सीटें थोड़ी ज़्यादा करनी होगी तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 51 में करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी भी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं वहाँ पे मेंशन की गई है कि इतनी सीट्स हैं। तो अगर सेंसस के बाद वो कहते हैं जी इस सेंसस पे अगर आते हैं डिलिमिटेशन होती है, तो फिर वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक सीट आगे पीछे आप नहीं कर सकते। जहांगीर साहब, ये देखिए ना, प्रेसिडेंस है हमारे पास, प्रेसिडेंस है कि इलेक्शन डिले हो गया, पंजाब का भी हो गया, केपी का भी हो गया, नहीं हुए ना इलेक्शन, डेट तो आ गई थी, 90 दिन भी एक्सीड कर गए थे, तो फिर नज़ीर तो है हमारे पास, अभी भी हो सकता है। नहीं, उसमें थोड़ा सा ये था ना कि उन्होंने एक टेक्निकल चीज़ें फिर काउंट हो जाती हैं। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट किस पे लगाएंगे, उन्होंने कि पार्लियामेंट ने बजट ही नहीं दिया, तो फिर पार्लियामेंट पे कंटेम्प्ट नहीं लग सकती थी। तो अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि जब अगर बजट भी मौजूद है तो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब डेट भी सारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी है, तो अब मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होता तो इसकी सारी जिम्मेदारी जो है 100% अब किसी एग्जीक्यूटिव की नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 220 के अंदर फुल अख्तियारात हैं, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट दिया है उसने इसको एंडोर्स किया है कि इलेक्शन कमीशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच आस्क्स द एग्जीक्यूटिव टू हेल्प हिम इन एनी वे, एंड इलेक्शन कराना उनकी हर तरह से आईनी और बुनियादी जिम्मेदारी है। और इलेक्शन राव खालिद साहब, ये क्यों इतने यू टर्न्स लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? पहले स्टेटमेंट आई थी कि जब असेंबली डिसॉल्व हो गई थी पंजाब की, केपी की, तो तब ये बहाना था कि जी नए जब तक मरदमशुमारी हल्का बंदियाँ नहीं हो जाती तब तक नहीं करवा सकते हम इलेक्शन। उसके बाद दोबारा स्टेटमेंट चेंज हो गई थी कि जी पुरानी मरदमशुमारी पर ही होगी, अब दोबारा यू टर्न ले लिया गया। तो ये क्या चल क्या रहा है जहनों में और इसके पीछे मकसद क्या है अब जो फैसला आया है? रामीन, हम इतने अरसे से डिस्कस कर रहे हैं कि सबको पता है वजह क्या है। वजह एक ही है कि जब तक तहरीक इंसाफ और उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो उस लेवल पे नहीं आ जाती जहां मुस्बत नताइज हासिल किए जा सके इंतखाबात के, उस वक्त तक ये कोई ना कोई चक्करबाजी चलती रहेगी। अब मरदमशुमारी की जो CCI की खबर आ रही है कि वहाँ से उन्होंने अप्रूवल दे दी है। अब इसका प्रोसेस है, 15 दिन वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसकी अप्रूवल आ जाएगी, तो उसके बाद वो फिर डिलिमिटेशन उसके बुनियाद पे होगी। जब ये नोटिफाई हो जाती है तो उसके बाद आप उस पुरानी फिर उसके मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते, आपको फिर नई मरदमशुमारी पे कराने पड़ते हैं। अब उसमें नई पक्ष जो लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लगता है कि शायद 2-3 महीने के लिए डिले हों। तारड़ साहब ये कह रहे हैं वज़ीर कानून के जो नंबर ऑफ सीट्स है सूबों का वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है हल्का बदियों की डिलिमिटेशन हो जाएगी, तो वो कुछ 2 महीने का प्रोसेस होता है। 2 महीने का प्रोसेस अगर हम वो लगा लें, 45 डेज़ का इलेक्शन शेड्यूल होता है, तो ये आप कह लें कि 95 डेज़ तकरीबन बनते हैं। 90 डेज़ में होने हैं तो 95 डेज़ पे चले जाएंगे, 100 डेज़ पे चले जाएंगे, तो इससे ज़्यादा ताख़ीर इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक जवाज़ ये एक हाथ में आ गया है, इसलिए हम ये शक कर सकते हैं बजा तौर पर कि इसमें कोई बदनीयती शामिल है। और इसमें आगे चल के इसको बहाना बना के इलेक्शन कमीशन किसी तरीके डिले करे, या उस शेड्यूल में कोई डिले आए, या किसी और बहाने से डिले किया जाए, या कोई और वजह क्रिएट कर दी जाए, तो ये आगे तक ये ले जाया जा सकता है। पहले से हम सुन रहे हैं कि मार्च तक
जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको मार्च तक एक्सटेंड करने की ख्वाहिश है या सोचा जा रहा है कि उसको मार्च में इलेक्शन कराए जाएं। तो क्या मार्च में या फरवरी में जाके पीटीआई की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी? ये जो कन्विक्शन हुई है इसके ऊपर जो बयानियाँ बनाया जा रहा है कि वो सादक और अमीन नहीं रहे, जो बड़े अरसे से मुख्तलिफ बयानियाँ बना रही थी पीडीएम और उसकी अलाइड पार्टीज़, क्या वो बयानियाँ बन पाएगा? क्या उसकी पॉपुलैरिटी को हर्ट कर पाएगा तहरीक इंसाफ की और चेयरमैन पीटीआई की? और क्या चेयरमैन पीटीआई को अगर कल हाई कोर्ट में इंटरिम रिलीफ मिल जाता है, बेल मिल जाती है या उनको मुअत्तल हो जाती है सज़ा, तो वो जब बाहर आएंगे तो वो क्या मंजर होगा, उसके बाद किस किस्म की सूरत हाल होगी? तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है जो भी मुक़्तदरा हल्के हैं वो फैसला करेंगे। हमें अब यानी ये बड़ा मशकूक सूरत हाल पैदा हो गई है। पहले हम सोच रहे थे कि जब केयर टेकर अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी। अभी इतनी ज़्यादा धुंध क्रिएट कर दी गई है, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे और इस मामले को आगे इलेक्शन में ताख़ीर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। जदून साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, बहुत सराहत के साथ, बहुत वजाहत के साथ उन्होंने फ़र्ज़ और इख्तियार की जो डिबेट है बड़े अच्छे तरीके से जस्टिस मुनीब ने उसको डिफ़ाइन किया है और बताया है कि जब फ़र्ज़ होता है तो उसको इख्तियार के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और जितना भी इख्तियार है उस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए किया जाएगा। वो बयान करता है कि आपने एक स्पेसिफाइड जो टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। तो आप देखते हैं कि क्या हुकूमत की जो भी केयर टेकर आता है, तो यकीनन ये बात दुरुस्त है जदून साहब की कि ज़िम्मेदार तो ये नहीं होंगे, अब जो भी गवर्नमेंट बैठी है ये तो चली जाएगी, केयर टेकर आएंगे वो किस तरह से इसको लेकर चलते हैं, जिम्मेदारी उनके कंधों पे चली जाएगी। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।